हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं प्रिया और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं EPFO 2023 के वैकेंसी के संदर्भ में। फ्रेंड्स, यूपीएससी की तरफ से जारी होती हैं EPFO की जो वैकेंसी है वो, इसमें हम बात करने वाले हैं टोटल पोस्ट कितनी है, कैटेगरी वाइज पोस्ट क्या रहेंगी, और यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, और इसका जो सिलेबस है वो क्या है, और सिलेक्शन के बाद कौन कौन से इसमें इंटरव्यू होगा कि उसके बाद में प्री। तो ये दो चीज़ों पे हम, इन सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे टोटल बात करने वाले हैं। सिलेक्शन के बाद आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होंगी, ये सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यूपीएससी EPFO 2023 की वैकेंसी के संदर्भ में हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाले हैं। नोटिफिकेशन डेज की यदि हम बात करें तो ये जो नोटिफिकेशन है आपकी, ये 25 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, 12 बजे दोपहर से लेकर। ठीक है, तो आप दोपहर 12 बजे से यहाँ पे 25 फरवरी से अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, और ये आपकी लास्ट डेट जो है वैकेंसी की मतलब अप्लाई करने की, ये आपकी 17 मार्च है। यानी कि 17 मार्च को आपको 6 बजे तक अप्लाई हर हाल में कर देना है। ठीक है, उसके बाद यदि आप करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो होगा वो मान्य नहीं होगा, एप्लीकेशन होगा ही नहीं, साइट बंद हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी। और यदि बात करें कि जो ये है अकाउंट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर, दो तरह की यहाँ पे वैकेंसी है, और इन सबको टोटल वैकेंसी की यदि हम बात करें तो 418 टोटल वैकेंसी है आपकी यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद यदि हम बात करें कि जो टोटल वैकेंसी आपकी 418, तो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो किस चीज़ में अलग अलग बटी हुई है, तो उनको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है उनको देखेंगे, और सबसे पहले हम एक चीज़ और बात करने वाले हैं कि 2020 में टोटल वैकेंसी क्या थी। तो फ्रेंड, 2020 की जो लास्ट वैकेंसी थी वो कितनी थी, तो वैकेंसी जो थी टोटल वो थी आपकी 421। ठीक है, 421 टोटल वैकेंसी थी, जिसमें से आपका एक आदमी का जो एक कैंडिडेट का जो सिलेक्शन था वो नहीं, उसमें काट दिया गया था, एक वैकेंसी ख़त्म कर दी गई थी। तो इस प्रकार यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी हो गई थी, तो ये हो गई थी आपकी 420। ठीक है, इन 420 व्यक्तियों को ही फाइनल सिलेक्शन मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि टोटल जो वैकेंसी थी वो कैटेगरी वाइज क्या होंगी। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है उनको देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, SC की यदि हम बात करें, यानी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है उनकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल इनकी जो पोस्ट हैं ये है आपकी 57 इनको वैकेंसी मिली हुई है टोटल। और ST की बात कर ले, ठीक है, तो उसमें आपका 28। ठीक है, OBC की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल अदर बैकवर्ड कास्ट जो है आपकी, उसमें आपकी 78 है वैकेंसी। और EWS जो है, ठीक है, तो इनका आपका है 51। और इसी प्रकार UR की जो है अनरिजर्व कैटेगरी, इसमें है आपका 204। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पे PWBD, ठीक है, इसमें आपका 25 है। यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 418 है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये चीज़ें थी। और बात करते हैं यहाँ पे लेवल जो इसका क्या रहेगा, 8 रहेगा। ठीक है, अब एज की बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, एज लिमिट जो है यहाँ पे 30 ईयर्स बताया गया है, यानी कि आपको इसके चयन के लिए 30 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि ये जो 17 मार्च है 2023 तक आप 30 ईयर के मतलब ना हुए हों। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टोटल एज लिमिट की हमने बात कर ली है कि आप 30 ईयर्स के लिए है ये। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब EPFC पोस्ट के लिए। तो इसकी जो वैकेंसी है टोटल ये आपकी है 159। ठीक है, इसका जो लेवल है वो 10 है। ठीक है, काफ़ी सालों बाद ये वैकेंसी आई है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं। EPFC की जो एज है वो क्या है, तो ये एज लिमिट इसकी है 35। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, देखिए आपको पता ही होगा, मैंने UPPCS का एक वीडियो बनाया था जिसमें OTR के संदर्भ में काफ़ी मैंने गहन चर्चा किया था। उसमें मैंने ये भी बताया था कि जो UPSC है और ये राजस्थान PCS है, इन्होंने दोनों ने अपना OTR सिस्टम लागू कर लिया है। इसी प्रकार यहाँ पे UPPCS ने भी इस बार OTR सिस्टम लागू किया है। ठीक है, तो उसमें UPPCS से जितने भी रिलेटेड जॉब होंगे आपके, चाहे वो RO ARO हो, चाहे वे जो भी हो, UPSSC हो, OTR सब में
अवेलेबल कर दिया गया है। अब OTR हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा यूपी से संबंधित, ठीक है। इसी प्रकार मैंने आपको ये भी बताया था कि UPSC में जी आपका OTR इम्पॉर्टेंट है, इसलिए OTR का फॉर्म आप सबसे पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही आप UPSC का फॉर्म ये वाला जो है EPFO फिलअप कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे OTR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है और OTR का महत्व तो आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं अब यहाँ पे कि जो इसका सिलेबस है वो क्या होने वाला है, क्या है इसका सिलेबस, उसमें हम क्या क्या चीज़ों को पढ़ें, किन किन माध्यम से पढ़ें, इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि ऑथेंटिक बुक्स जो कि अभी तक आप पढ़ रहे थे, ठीक है, वो चाहे कि हर सब्जेक्ट की जो आप पढ़ रहे थे आपके पास जो अवेलेबल हैं, ठीक है, वो और प्लस NCERT वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स हम सिलेबस को देख लेते हैं एक बार, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की। जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। नॉर्मली जो हिस्ट्री की बुक आप पढ़ते हो, ठीक है, जो भी बुकें आपके पास अवेलेबल हो UPSC के लिए फ्रेंड्स, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी UPSC के लिए। तो ये इसका जो EPFO में भी हेल्प करेंगी, यानी कि जो बुक्स आप पहले से पढ़ रहे थे उनको ही आपको पढ़ना है। पॉलिटी के लिए जैसे आप M लक्ष्मीकांत पढ़ रहे थे तो वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री के लिए जैसा कि आपने 3 बुकें अपनी ले ली होंगी, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, और उसके बाद में मेडिवल के लिए, ठीक है, मिडेवल के लिए जो भी है, उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, इन सब के लिए जो बुक आप पढ़ रहे हैं वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत जो पढ़ रहे थे आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इसी प्रकार यहाँ पे साइंस की जो बुक आप पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, कोई नई बुक यहाँ पे लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर नई बुक लेंगे तो आपको दोबारा से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो कि ठीक नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। तो उसके बाद में इकोनॉमी जो आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स तो आप रेगुलर पढ़ ही रहे होंगे, अच्छे माध्यम से पढ़ रहे होंगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग की जो बुक है उससे पढ़िए। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब आप देख लीजिए यहाँ पे मैथ्स में ये आपका पॉइंट आपका मैथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए। उसके बाद में लेबर लॉ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद में बिजनेस अकाउंटेंसी है आपकी, इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न आएंगे आपके। और इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये था प्री एग्ज़ाम, ठीक है, ये प्री एग्ज़ाम का सिलेबस था पूरा। प्री एग्ज़ाम के लिए जो मैंने आपको बताया ये सारा कुछ प्री के लिए था, ठीक है। तो ये प्री का सिलेबस है पूरा। उसके बाद में यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरव्यू की। तो फ्रेंड्स ये है इंटरव्यू आपका 50% इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया, इंटरव्यू के लिए भी डिस्कस कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, आपको जब इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी, ठीक है। देखिए घर यहाँ पे बताया गया है, घर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए घर आपको मिल भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था होती है। तो उसमें घर स्पेशली ये कह नहीं सकते कि मिलेगा कि नहीं, ठीक है। व्हीकल की यदि बात करें, यानी कि आपको या कोई कार या गाड़ी कुछ मिलेगी क्या, तो पर्सनल नहीं मिलेगी, ऑफिशियल होगी आपकी, ऑफिस के कामों से आपको यूज़ करना, उसके बाद वापस वहीं पे खड़ी कर देना है। उसके लिए कोई एक मेन व्यक्ति होगा, हेड, जो वो उसको देखेगा, ठीक है। उसके बाद में पोस्टिंग की यदि बात करें तो ऑल इंडिया में आपको कहीं भी आपकी इसकी पोस्टिंग हो सकती है। आपको कहीं भी भेज दिया जा सकता है, उत्तराखंड भी भेजा जा सकता है, चेन्नई भी भेजा जा सकता है, MP भी भेजा जा सकता है, महाराष्ट्र या ETC जितने भी स्टेट हैं आपको कहीं भी ऑल इंडिया भेजा जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पे बात कर लेते हैं सैलरी के संदर्भ में। तो फ्रेंड्स सैलरी जो है इसकी 80,000 से लेकर 82,000 की है आपकी, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी। 82,000 या 80,000 से लेकर आपकी 82, जैसे भी आप वहाँ पे काम करते रहेंगे आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें थी। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया नोटिफिकेशन डेट और इसके टोटल पोस्ट मैंने डिस्कस किया। उसके बाद में लास्ट वैकेंसी के संदर्भ में मैंने डिस्कस किया, और फिर मैंने कैटेगरी वाइज जो, तो फ्रेंड्स इन सारी चीज़ों पे मैंने अच्छे से आपसे बात किया है, सारा डिस्कस किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स समय को देखते हुए आप लोग फटाफट से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि वैकेंसी आई है उसके 3 महीने बाद पक्का एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा, तो आपके लिए ज़्यादा समय है नहीं, तो अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप, आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है फ्रेंड्स। तो और भी लगातार इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ें, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।